मित्रों नमस्कार। जन सरोकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं हम आपके लिए ढेर सारी जानकारियां जो निश्चित रूप से आपके जीवन को आसान बनाने में मदद करती हैं और सफलता की ओर अग्रसर करती हैं। आज हम बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण और जागरूकता के बारे में, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम एवं सीईओ रम्स श्री कर्मवीर शर्मा जी। आदरणीय शर्मा जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, साथ ही हमारे एक सफल उद्यमी श्री कपिल खरे जी, जिन्होंने इस क्षेत्र को एक व्यवसाय के रूप में चुना और जनमानस तक इस सुविधा को पहुंचाने में मदद की। कपिल जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सर हम बात कर रहे हैं कि नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के बारे में, यानी कि ऐसी ऊर्जा जो हम नए सिरे से बना सकें, जनमानस तक जागरूकता है, जानते हैं, मगर इस कार्यक्रम के माध्यम से और आपके माध्यम से हम इसको बहुत आसान और सर्वसुलभ करके पहुंचाना चाहते हैं कि दरअसल ये नवकरणीय ऊर्जा क्या है और ये हमारे लिए किस तरह लाभदायी हो सकती है। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा मानी जाती है जो कि ग्रीन एनर्जी के रूप में हम उसे मानते हैं। एक सामान्य भाषा में हम यदि बोलें कि सोलर एनर्जी, सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा है, वो हमारे पास अनंत ऊर्जा प्राप्त है और धूप के रूप में या सोलर रेडिएशन के रूप में हमारे पास में है। इसको यदि हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में या एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करें तो ये एक प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण होगा। इसी प्रकार हवा जो है वो बहती है, उसकी एक स्पीड है और उसकी कोई वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो लगातार चलती रहेगी। उसको यदि उसको किसी तकनीक के माध्यम से यदि हम ऊर्जा में कन्वर्ट करें या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें तो वो एक नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में जो है माना जाता है। तो ये एक प्रकार से ऐसा है जिसके संसाधन जो है, साधन कभी अंत नहीं होने वाले हैं। ये प्रकृति से प्रदत्त संसाधन है जो कि कभी अंत नहीं होंगे और ये लगातार चलता रहेगा। ये नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। यानी सर, हम जो पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं अभी तक, और वो एक न एक दिन समाप्त होगी, हम जानते हैं। हम फ्यूल की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं थर्मल पावर से, उसमें कोल आज नहीं तो कल हम बर्न करते ही जा रहे हैं उसको। तो मित्रों, जो बात अभी सर ने बोली नवकरणीय ऊर्जा के बारे में कि एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होगी और निश्चित रूप से हमें इसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए। सर, ऐसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में कहा था कि 2030 तक लगभग 50% लोग भारतवर्ष के इसे उपयोग करें। थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि ऊर्जा विकास निगम और किस तरीके से प्रयास कर रहा है इस चीज़ को जनमानस तक पहुंचाने के लिए। देखिए, अभी तक जो है शासन की प्राथमिकता में नवीकरणीय ऊर्जा रही है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत ही संजीदगी के साथ में कार्य कर रहे हैं जी। और उन्हीं के निर्देशन में ऊर्जा विकास निगम और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग है वो तत्परता से कार्य कर रहा है। अभी तक यदि हम आंकड़ों की बात माने तो लगभग 5200 मेगावाट तक की क्षमता का नवीकरणीय ऊर्जा मध्य प्रदेश में जो है उत्पादित हो रही है, अभी वर्तमान में चल रही है, जिसमें लगभग 2450 मेगावाट जो है वो सोलर एनर्जी है और लगभग इतना ही 2500 मेगावाट के आसपास जो है वो विंड एनर्जी से हम लोग ले रहे हैं। बाकी बायोमास और छोटे जो हैं उसमें भी उत्पादन हो रहा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार जब चीज़ें 2030 का एक गोल दिया गया कि 2030 तक हमें तेज़ी से इसमें बढ़ोतरी करनी है, तो मध्य प्रदेश में भी उसमें तेज़ी से विकास हुआ और नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए गए। इसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित करने के लिए हमारी जो नीतियां हैं, सोलर एनर्जी की पॉलिसी है या विंड एनर्जी पॉलिसी है, उसको अमेंडमेंट करने, उसको और ज़्यादा निवेश हेतु आकर्षित करने हेतु बनाने के लिए जो है उस पर कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हुआ और अभी आगे भी हो रहा है। हम एक नई नीति और ला रहे हैं, और ज़्यादा लिबरल नीति ला रहे हैं जो 2022 में अभी अंडरगोइंग है, मतलब वो अभी प्रक्रियाधीन है। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश एक अच्छा डेस्टिनेशन बने और सोलर एनर्जी के लीडिंग स्टेट में शामिल हो, इसलिए हम लोगों ने रम्स के माध्यम से एक रीवा में 2017 में एक प्रोजेक्ट जो है वो सोलर एनर्जी का लाए थे, जो कि 750 मेगावाट क्षमता का ये प्रोजेक्ट है। बहुत अपने आप में एक विस्तृत और वृहद देश का जो है वृहद प्रोजेक्ट था और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेजेंस में जो है इसका उद्घाटन हुआ था। आज सफलतापूर्वक वो तीन साल से ज़्यादा समय हो गया है, वो सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है और इसकी जो उससे जो प्राप्त ऊर्जा है या इलेक्ट्रिसिटी है वो न केवल मध्य प्रदेश के घर घर जा रही है, बल्कि
दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी जो है वो इसी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो है चल रही है एक प्रकार से। तो ये एक सफल प्रयोग हमारे पास में हुआ था। इसी के आधार पर फिर आगे हम लोगों ने अभी 600 मेगावाट का एक ओकारेश्वर में प्रोजेक्ट लाए हैं, चल रहा है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। ये एक अपने आप में यूनिक प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि जो सोलर पैनल्स लगते हैं या सोलर की जो अभी तक का जो उत्पादन होता आया है वो सतह पर सोलर पैनल्स लगाते हैं और इसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन ये प्रथम बार ऐसा होगा मध्य प्रदेश में जो कि पानी में तैरते हुए सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। आपने देखा है कि ओकारेश्वर डैम है वहाँ पर, और उसका जो बैक वाटर है उसमें तैरते हुए पैनल्स जो हैं, फ्लोटिंग पैनल्स लगाए जाएंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होगा। ये अपने आप में जो 600 मेगावाट है, ये प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो नवाचार की प्रक्रिया भी जो है इसमें पैरेलल चल रही है। इसी के साथ साथ में छतरपुर में हमारे लगभग 900-950 मेगावाट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं जी। आगर मालवा, शाजापुर और नीमच में लगभग 1500 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो हैं वो इम्प्लीमेंट होना और कार्य शुरू हो गया है उसका। मुरैना में भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट जो है प्रस्तावित है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ हमें लैंड्स की आवश्यकता है या लैंड मिल रही है, अवेलेबल हो रही है, वहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। कोशिश यही की जा रही है कि अगले 2 से 3 साल में लगभग 3,500-4 हज़ार मेगावाट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आएँ, और 2030 तक का टारगेट है कि 25,000 मेगावाट क्षमता के जो है प्रोजेक्ट्स वो इम्प्लीमेंट हो। जी मित्रों, कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो नवकरणीय ऊर्जा को आप तक पहुंचाने के लिए इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं शासन के द्वारा, अभी आपको आदरणीय शर्मा जी ने बताया। अब हम चलते हैं कपिल जी के पास कि कपिल जी, जो कॉमन मैन हैं, जो लोग हैं, वो किस तरीके से इस ऊर्जा को इस्तेमाल कर रहे हैं और आप एक उद्यमी के तौर पर किस तरीके से इसके संसाधन उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं? सर ने जो बोला वो पूरी व्याख्या मतलब बहुत इनकरेजिंग है जी। मैं ऐसा शुरू करना चाहूँगा बीइंग अ एंटरप्रेन्योर कि सोलर में 2 टेक्नोलॉजी हैं। एक तो सोलर फोटोवोल्टिक है, जिसमें जो अपन अभी चर्चा कर रहे हैं उसमें आपके घर पे सोलर पैनल लगेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और ग्रिड में जाएगी या आपके घर में जो इन्वर्टर उसको चार्ज करेगी। दूसरा है कि सौर गर्म ऊर्जा संयंत्र भी होते हैं जी, जो पहले बहुत पॉपुलर थे, आजकल थोड़े से उतने नहीं चल रहे हैं, पर वो भी एक बहुत सफल प्रोडक्ट रहा है। तो ये सोलर फोटोवोल्टिक और सोलर थर्मल 2 पहले टेक्नोलॉजी होती थी। अब वो सोलर फोटोवोल्टिक का इतना प्रचार प्रसार हो चुका है कि हर आदमी आजकल एक तो अपना बिजली बिल बचत करने के लिए और दूसरा कुछ लोगों का पर्यावरण को बचाने के लिए भी एक सोच होती है जी। उसके लिए हर आदमी चाहता है कि मेरे घर पे सोलर पैनल लगे। पिछले 3 साल से जो अभी तक गवर्नमेंट डोमिनेटेड मार्केट कहना चाहिए कि गवर्नमेंट के काम सबसे ज़्यादा होते हैं, 3 साल में जो परिवर्तन आया है हम लोगों को एज ए अगर प्राइवेट में देखा जाए तो मतलब जो अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं, जो भी कोई नया प्रोडक्ट आता है एक बार स्टेबलाइज हो गया तो वो तुरंत उसको लेना चाहते हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। और अभी जो हम लोग जिनके घरों पे लगा रहे हैं उनका जो पास 2 साल 2.5 साल का हो गया है, तो उनका अनुभव हम लोगों को वर्ड ऑफ माउथ जो कहलाता है, पब्लिसिटी हो रही है तो वो उस बात को एक मतलब प्रूव करता है कि ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसको हम लोगों को आगे और तेज़ी से इनकरेज करना चाहिए जी। मैं इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आदरणीय शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि सर, जो लोग हैं अपना नया घर बना रहे हैं, उसमें वो लगाना चाहते हैं, तो उन्हें जानकारियाँ कैसे मिलेंगी, और इसके अलावा क्या उन्हें कुछ सुविधाएं और विशेष तौर पे आर्थिक सुविधा या सब्सिडी या ऐसी कुछ चीज़ उन्हें उपलब्ध कराई जा रही? देखिए, ये हमारा जो विभाग है और जो हमारा ऊर्जा विकास निगम है, ये प्रचार प्रसार का जो है बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार पे फोकस करता है जी। न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, आपका जैसे आज कार्यक्रम है इसके माध्यम से, इस तरीके से मीडिया के विभिन्न चैनल्स हैं और मीडिया साधन हैं, उनके माध्यम से प्रचार प्रसार होता है। साथ साथ में जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी अपने स्तर पे अपने सेल्समैन्स के माध्यम से जो है इस चीज़ को प्रचार प्रसारित कर रही हैं जी। आम जनता के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति नया घर बनाता है तो वो होम लोन लेता है जी। तो होम लोन लेने के साथ साथ में इसको इस सेक्टर को भी यदि वो सोलर पैनल्स लगा रहा है तो वो होम लोन में शामिल है एक प्रकार से। तो एक तरह से उसको जो है होम लोन के रूप में बैंक से लोन प्राप्त हो सकता है। यानी कि अगर वो बैंक को अप्लाई कर रहा है तो इस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा और उसे एक्सेप्टेंस मिलेगा उस चीज़। बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ और भी है कि इसकी यदि कॉस्ट बेनिफिट रेशो हम लोग देखें तो
शुरुआत में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। मान लीजिए कि एक घर में 1 किलोवाट का जो यंत्र लगता है तो उसमें एक महीने में 120 यूनिट का जो कंजम्पशन कर रहा है तो 1 किलोवाट में काम चल सकता है। कोई थोड़ा बड़ा घर है तो 500 यूनिट पर मंथ का यदि हो रहा है तो 4 किलोवाट में काम हो सकता है। इसकी कॉस्ट 2-2.5 लाख रुपए के आसपास आती है। तो अब ये जो एक शुरुआती खर्च लग सकता है कि 2-2.5 लाख रुपए खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन यदि हम वर्तमान इलेक्ट्रिसिटी रेट को यदि सोलर एनर्जी से कंपेयर करें तो ये 2 से 3 साल में जो है इसकी रिकवरी हो सकती है, और फिर इसकी जो लाइफ होती है वो 20 से 25 साल की होती है। तो जो बाकी के बचे हुए साल हैं, 17 साल या 18 साल जो भी हैं, वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होने का है। तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही फायदेमंद आम जनता के लिए है। जी मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभी हमारे विषय विशेषज्ञ शर्मा जी ने बताई कि आपने एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया जो लगभग 2-2.5 लाख रुपए के आसपास है एक पर्टिकुलर ऊर्जा की मात्रा के लिए, और उसके बाद कुछ वर्षों के बाद लगातार मतलब आने वाले कई वर्षों तक, 15 वर्षों 20 वर्षों तक आपको वो ऊर्जा निःशुल्क प्राप्त हो सकती है, वो बिजली निःशुल्क प्राप्त हो सकती है। कपिल जी, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि जब कोई व्यक्ति अपने यहाँ इंस्टॉल कराता है ऐसी यूनिट्स, तो कौन कौन सी ऐसी व्यवहारिक प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं जो उसे फेस करना पड़ते हैं और उन्हें वो कैसे ओवरकम कर सकता है? अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जो भी घरों पे लगा रहे हैं सिस्टम, उनमें सब में नेट मीटरिंग हो रही है जी। नेट मीटरिंग ऐसा प्रोसेस है कि जो आपकी छत से सोलर एनर्जी जनरेट होगी वो ग्रिड में जाएगी, और ग्रिड से जो पावर आती है तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम हो गया। तो आपका जो मीटर होता है वो बाई डायरेक्शनल हो जाता है। अच्छा, आपका मीटर बदल के नया मीटर बाई डायरेक्शन लगता है, तो आपकी पावर जाती भी है और वहाँ से उसी मीटर से आती है। तो उसमें जो एक प्रोसेस होती है कि आपने पहले, जो हम लोग कंज्यूमर को बोलते हैं कि सोलर लगाना है आपको, तो अप्रूवल्स लगते हैं जो डिस्कॉम अप्रूव करती है। तो पहले तो आपकी रूफ टॉप की परमिशन मिलेगी कि भाई आपके यहाँ छत पे सोलर पैनल लगा सकते हो आप। फिर दूसरा आएगा नेट मीटरिंग के लिए, तो आपका मीटर बदलता है। मीटर जो रहता है वो टेस्टिंग एमपीवी की जो लैब है, RMLT कहलाती है, उसमें टेस्टिंग में जाता है। फिर उसके बाद नेट मीटर आपका बदल के लगता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें 30 से 45 दिन का समय लग रहा है जी। तो एक उसमें कंज्यूमर को ये लगता है कि मैंने तो सोलर का ऑर्डर किया, तुरंत लगे, तुरंत बिजली बने, मेरा बिल कम होए, तो सबकी एक सोच रहती है। तो वो टाइम एक्चुअली थोड़ा सा अगर कम होगा तो कंज्यूमर और थोड़ा सा रहेंगे। हम सब लोग प्रयास तो कर ही रहे हैं, एज ए मतलब हम लोगों के एसोसिएशन भी काम कर रही है कि जितना काम कम हो जाए। सब लोगों का सहयोग तो रहता ही है कि प्रोसेस है, इतनी जल्दी कम तो नहीं होगी। ये दूसरा साल ही नेट मीटिंग का सफलतापूर्वक चल रहा है। जी शर्मा सर, आपने जो नवकरणीय ऊर्जा की बात बताई, निश्चित रूप से ये महसूस होता है कि इसको तो एक जन आंदोलन बनना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए। इससे न केवल हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे बल्कि हम अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए अपने पर्यावरण को भी बहुत हद तक बचा पाएंगे। सर, इससे जन आंदोलन बनाने की दिशा में, यानी कि जन जागरूकता या ऊर्जा साक्षरता जिसे हम अगर कहना चाहें, तो इस दिशा में ऊर्जा विकास निगम किस किस तरीके से प्रयास कर रहा है, कौन कौन से तरीके अपना रहा है ताकि सब तक ये बात पहुँचे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से मानना रहा है, शासन का हमेशा से मानना रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी स्कीम है वो तभी इम्प्लीमेंट अच्छे से हो सकती है जब वो जन जन तक पहुँचे और जनता का इन्वॉल्वमेंट उसके साथ में जुड़े। उसी को हम जन आंदोलन या जन सहभागिता बोलते हैं। ऊर्जा संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को बताने के लिए ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा साक्षरता अभियान जो है वो पिछले नवंबर से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में। ऊर्जा विकास निगम जो है उसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। ऊर्जा साक्षर बनाने का अर्थ ये है कि व्यक्ति जो है, आम जनता जो है, यदि हम सिंपल साक्षरता की बात करें तो अक्षर ज्ञान हो तो वो साक्षर कहलाता है, लेकिन यदि ऊर्जा साक्षरता की हम बात करें तो ऊर्जा से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना या ऊर्जा संरक्षित कैसे की जा सकती है, हमारे क्या दायित्व हैं, इन जानकारियों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है, उसकी बेसिक जानकारी रखने वाला व्यक्ति ऊर्जा साक्षर व्यक्ति कहलाता है। तो ये चीज़ें जो हैं, एक सामान्य व्यक्ति, एक जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, जो बहुत स्कॉलर नहीं हो, उस तक भी पहुंचाने के लिए हमने ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया है। इसको हम लोग प्रत्येक जिले में इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, मीडिया का मदद ले रहे हैं। साथ साथ में इसको एक प्रकार से एक संख्या के रूप में कन्वर्ट करें, क्योंकि कितने लोग साक्षर हुए हैं इसकी जानकारी प्राप्त हो, उसके लिए हमने इसकी एक वेबसाइट जनरेट की है। उसमें हमने एक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम रखा है
और साथ साथ में ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए जो विभिन्न मॉड्यूल्स होते हैं कि भाई ऊर्जा साक्षरता के हमने इसको बहुत ही सामान्य भाषा में ये किया है कि एक वीडियो हमने उसमें लोड किया है, उस वीडियो में बेसिक जानकारियाँ उसमें ऊर्जा साक्षरता की दी जाती है और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो दिए जाते हैं। यदि वो व्यक्ति क्लियर कर लेता है तो एक प्रकार से वो पहला स्टेज क्रॉस हो गया, ऊर्जा साक्षरता की बेसिक जानकारी वो समझ गया, उसका सर्टिफिकेट भी हम देते हैं। अच्छा। हमारे विभाग की तरफ से एक तरह से उसको सर्टिफिकेट प्राप्त होता है कि हाँ ये ऊर्जा साक्षर के रूप में पहला स्टेज क्लियर कर चुका है। तो ये चीज़ें हम लोग अभी कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से करवा रहे थे। अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व जो है हमारे मंत्री जी के माध्यम से जो है इसका ऐप वर्जन जो है, मोबाइल ऐप वर्जन जो है वो भी लॉन्च किया गया है। गूगल प्ले स्टोर पे वो इजीली अवेलेबल है और ऊषा के नाम से, ऊषा शॉर्ट फॉर्म है, ऊर्जा साक्षरता अभियान का शॉर्ट फॉर्म ऊषा जो है, उसके रूप में यदि हम उसको टाइप करेंगे गूगल प्ले पे तो वो आइकॉन दिखाई देगा। उसमें रजिस्ट्रेशन करके हम इस ऊर्जा साक्षरता के जो कोर्स, जो फ्री ऑफ कोर्स है, इसको कर सकते हैं, इसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इस अभियान में हम लोगों ने स्कूल के सभी बच्चों को जोड़ा है, कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को जोड़ा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर परिषद के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। शासकीय अधिकारी जितने भी हैं उन सबको भी इस चीज़ का नॉलेज हो, क्योंकि एक उच्च स्तरीय अधिकारी है जो इसके बारे में सोचता है उसको तो नॉलेज होता है, लेकिन हो सकता है कि सामान्य जो कर्मचारी हैं उनको नॉलेज ना हो या दूसरे विभाग के लोगों को जानकारी ना हो। तो सभी शासकीय अधिकारियों को इसमें जो है हम लोग जोड़ रहे हैं। अभी तक हम लोग 56,000 से अधिक लोगों को जोड़ चुके हैं और हमारा टारगेट है कि हम इसको हमारी पॉपुलेशन का एक सर्टन प्रतिशत जो है 5% या 10% लोगों को हम लोग अगले कुछ महीनों में इस प्रक्रिया से जोड़ें। जी सर, कोई व्यक्ति है जो और जानने के लिए या उन्हें कोई चैलेंज आ रहा है इसको लेके या कोई कन्फ्यूज़न है उसको लेके और या कोई संवाद स्थापित करना चाहते हैं, तो कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो कुछ निर्धारित अधिकारियों से संवाद कर सके, उसके बारे में अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सके, बात कर सके, जानकारी ले सके? जी बिल्कुल, इसमें प्रत्येक ज़िले में हमारे अक्षय ऊर्जा अधिकारी जो है पदस्थ होते हैं और कलेक्ट्रेट कार्यालय से उनके में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ साथ में हमारी ऊर्जा साक्षरता से संबंधित एक वेबसाइट जिसको हमने शॉर्ट नेम ऊषा दिया है, यदि वो हम गूगल प्ले पे या गूगल साइट पे जाकर यदि उसको सर्च करेंगे तो वो पूरी साइट ओपन हो जाएगी और ओपन फॉर ऑल है वो। उसको जो है उसमें पूरी डिटेल्स इसमें पूरी दे रखी कि इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या जानकारियां हैं, किन लोगों से संपर्क किया जा सकता है, उसमें पूरी डिटेल्स उसमें दे रखी है। किन किन संयंत्रों का उपयोग करने से क्या क्या फ़ायदा होगा वो सब जानकारी भी जो है उसमें दी जा सकती है। और यदि वो भोपाल स्तर पे है तो हमारे मुख्यालय जो ऊर्जा विकास निगम का जो मुख्यालय है हमारा, वहाँ आकर भी जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अक्षय ऊर्जा अधिकारी, ये शब्द आप बिल्कुल ध्यान रखें। इस अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं अपनी ऊर्जा से संबंधित किसी भी तरह की शंका या समाधान के लिए। साथ में जो वेबसाइट आपको नीचे दी जा रही है उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं और जानकारियाँ आगे प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं हम कपिल जी के पास में। कपिल सर, आप कितना रुझान देख रहे हैं अभी लोगों में इस चीज़ के लिए कि वो अब जो बिजली का बिल है वो सरकारी विभाग से ना आए, हम अपनी खुद की ऊर्जा का उत्पादन कर लें, तो उसके प्रति किस तरह का आप इंटरेस्ट देख रहे हैं लोगों में और किस तरह से रुझान बढ़ रहा है? एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, सीइंग इज बिलीविंग। जी, जिनके यहाँ लग गया है वो उनको पता है कि हमें इसका फ़ायदा होना लगा है। फिर दूसरा जो प्रचार प्रसार हो रहा है नवकरणीय ऊर्जा का, वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। आप आजकल पेपर में भी एडवर्टीजमेंट देख लेंगे और जो ये जैसे इस तरह के जो कार्यक्रम आप लोगों को देखेंगे तो उससे लोगों का रुझान बढ़ना ही है जी। और दूसरा बात है कि सौर ऊर्जा मतलब सतत और शाश्वत है जी, बिल्कुल। तो इसमें विश्वास और अविश्वास वाली बात खत्म हो जाती है। बस ये कि एक सही टेक्नोलॉजी लोगों को मिल जाए तो रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और वो हम पिछले 1 साल में देख रहे हैं लगभग 10,000 घरों में लग चुकी है जी। चाहे 3 किलोवाट हो चाहे 5 किलोवाट हो, बड़े घरों में 10 किलोवाट तक के सिस्टम लग रहे हैं। शर्मा सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जनमानस का, जिन तक ये कार्यक्रम पहुंचने वाला है, वो हमारे किसान भाई। तो किसान भाइयों के लिए इस तरीके से क्या क्या उनके लिए सुविधाएं हैं? सोलर पंप्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं अखबारों में, और क्या कुछ योजनाएं हैं उन लोगों के लिए जिससे वो इसका लाभ ले सकें? देखिए, किसान भाइयों के लिए जो है वो कुसुम स्कीम जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार प्रायोजित स्कीम है, वो संचालित हो रही है। इसके 2-3 पार्ट हैं। पहला पार्ट यदि हम लोग हैं कुसुम बी में, तो उसमें जो
कृषि के जो संयंत्र हैं या कृषि का जो पंप है जी, उसको ऊर्जीकृत करने का, सौर ऊर्जा से उसको ऊर्जीकृत करने का प्रयास जो है इसमें इस प्रक्रिया में किया जा रहा है। अभी तक लगभग 20-21 हज़ार लोगों ने ये ऊर्जीकरण का काम जो है जिले में विभिन्न जिलों में किया है। लगभग 14,000 लोगों की प्रक्रियाधीन है। अभी हम उसके जो है डॉक्यूमेंटेशन का काम आगे के कुछ महीनों में कर रहे हैं। तो ये एक जो है लोगों में एक अच्छा जो है इसका रिस्पांस मिला है। इसमें वो अपने खेत में ही जहाँ उनका पंप रहता है वहीं पर वो अपना सोलर का जो एक सिस्टम इस्टेब्लिश करवा देते हैं, जिसमें कि हमारी तरफ से उसमें सहायता भी प्राप्त होती है जी, और वो जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें सब्सिडीज़ भी अभी तक अवेलेबल थी, तो सब्सिडी के माध्यम से भी जो है प्रक्रिया की जाती थी। जी, दूसरा जो है इसमें किसानों से संबंधित है कुसुम ए स्कीम है, जिसमें कि जो किसानों की जो आवश्यकता जिस फीडर में आवश्यकता है वहाँ पर 2 मेगावाट तक के लिए या तो किसान या किसानों का समूह या जो किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग से 2 मेगावाट तक का जो है प्रोजेक्ट लगा सकते हैं और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है उसका फ़ायदा उनको जो है वो मिलता है। और एक कुसुम सी स्कीम है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। इंटरप्रेन्योर्स जो हैं या जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, न केवल आम व्यक्ति या किसान बल्कि प्राइवेट कंपनीज़ भी उसमें शामिल हो सकती है। तो इन तीनों तरीके से, व्यक्तिगत रूप से भी और कृषि फीडर के रूप में भी और एक ऐसे बिजनेस के रूप में भी, क्योंकि किसान है, किसान का बेटा जो है आज वो एक नया एंटरप्रेन्योर बन के आ रहा है, एक नया स्टार्टअप कर रहा है, तो वो एक तरह से उन लोगों के लिए भी एक जो है कुसुम स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंटेड अच्छी हो रही है और ये आगे के लिए भी इसका अच्छा फ्यूचर है। जी सर, 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मगर समय की अपनी मर्यादा है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर किस तरीके से आप देखते हैं इसमें और उन्हें क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से जानकारी लेना ताकि वो रोजगार के अवसर इस असीमित क्षेत्र में उत्पन्न कर सकें अपने लिए? देखिए, इसको 2 तरीके से देखना चाहिए। पहला तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें व्यक्ति खुद इन्वॉल्व होकर स्टार्टअप के रूप में, जैसे आज कपिल जी हैं, इन्होंने तो एक अपना 17 साल पहले अपना बिजनेस शुरू किया था, आज बड़ा एस्टेब्लिश हो गया जी। उस समय बहुत सारे चैलेंजेस भी थे, आज बहुत सारा सहयोग प्राप्त हो रहा है जी। तो वो छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्वरोजगार के रूप में जो है वो शुरू कर सकता है और इसमें उद्योग विभाग की और स्कीम्स भी इसमें सपोर्ट करती है जी। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्यम क्रांति इस जो स्कीम है उसको भी लॉन्च किया है, उससे भी जो है फंड मिल सकता है और उसमें लोन भी प्राप्त हो सकता है जी। इसके साथ साथ में दूसरा जो है रोजगार का है, प्रत्यक्ष रोजगार की हम बात करें तो जितने भी सोलर प्लांट्स बड़े बन रहे हैं जी, जो कि हमने अभी आपको बताया कि वो चाहे रीवा में लगा है या छतरपुर में लगने वाला है या ओकारेश्वर में लगने वाला है, इसमें इनको लगाने के दौरान भी रोजगार जनरेट होता है और फिर इसके मेंटेनेंस का 25 साल का इसका मेंटेनेंस होता है, तो उसमें भी रोजगार का जो सृजन होता है, तो युवा वहाँ पर भी आकर्षित हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो है, जो प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो रूफ टॉप पे लगाती हैं या कैप्टिव प्लांट्स लगाती है, तो उनका मेंटेनेंस भी वो किसी न किसी इंजीनियर के माध्यम से करेगी या जो डिप्लोमा होल्डर्स के माध्यम से करेगी या जो आम व्यक्ति भी है जिसको बेसिक समझ है उसके माध्यम से, जिसको 15 दिन का 20 दिन का कोर्स करवा कर उसको समझाया जा सकता है, उसके माध्यम से करेगी। तो ये एक ऊर्जा के विविध आयाम हैं, अलग अलग तरीके से जो है, और चूंकि ये अब हर घर में लग सकता है, अतः ये इसकी अनलिमिटेड जो है इसका स्कोप है ऊर्जा रोजगार के लिए जी। कपिल जी, आपसे जानना चाहता हूँ मैं कि जो रोजगार के तौर पे, जैसे अभी सर ने बताया कि मेंटेनेंस के लिए आवश्यकता है, तो इसकी टफनेस का लेवल कैसा क्या होता है? क्या आसानी से चीज़ सीखी जा सकती है थोड़ी सी ट्रेनिंग के द्वारा? हाँ, ये इसमें ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा रिगोरस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर थोड़ा सा भी मतलब टेक्निकल बहुत साउंड होने बंदे का जरूरी नहीं है, थोड़ी बेसिक ट्रेनिंग तो चाहिए, बेसिक ट्रेनिंग से, क्योंकि इसमें क्या रहता है, सोलर मॉड्यूल में डीसी करंट होता है जी। तो जैसे अपना एसी करंट में तो आपको झटका लग जाता है, हो जाता है, अगर मान लीजिए कभी करंट बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको डैमेज बहुत हो सकता है किसी भी आदमी का, तो मतलब केयरलेसली कोई काम करना नहीं चाहिए। और ट्रेनिंग का जैसे हमारा भी टीम है तो एक रेगुलर फीचर होने लगा है ट्रेनिंग का, तो अगर कोई 15 दिन की ट्रेनिंग मिलती है, हमारे भी बहुत सारे क्रिस्प भी करता है, IIT वगैरह भी कराते हैं ट्रेनिंग, तो वो 15 दिन के कोर्स में बेसिक मेंटेनेंस वाला काम तो कर सकता है बंदा जी। शर्मा सर, अब एक अंतिम प्रश्न आज के इस कार्यक्रम का कि ये जनमानस का कार्यक्रम बन सके, जनमानस इसकी तरफ अग्रसर हो, न केवल नवकरणीय ऊर्जा को अडॉप्ट करे और बाकी जो पारंपरिक स्रोत हैं उससे जितना बच सके, इसे संक्षेप में थोड़ा सा आप बताएं कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, कैसे अधिक से अधिक लोग जुड़ के इस कार्यक्रम को एक बहुत बड़ा मिशन बना सकें। देखिए, मेरा
दूरदर्शन के माध्यम से आप सभी लोगों से आग्रह निवेदन रहेगा कि ये जो सेक्टर है वो तेज़ी से फैलता हुआ सेक्टर है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने घर में इसका उपयोग करके, चाहे वो छतों में पैनल्स लगाकर उसका उपयोग कर सकता है या छोटे छोटे इक्विपमेंट्स के माध्यम से, जैसे आजकल तो जो है बच्चे हैं वो सोलर लैंप्स के माध्यम से, किसान जो है सोलर लालटेन के माध्यम से, गृहिणी है तो वो सोलर वाटर हीटर के माध्यम से, या जो कुकिंग के लिए जो है वो कुकर्स आते हैं उनके माध्यम से जो है इसका उपयोग कर सकता है। न केवल इसमें ऊर्जा का संरक्षण होगा, ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो है वो उसका जो खर्च है वो भी कम आएगा। और ये देखा गया है कि जो सोलर एनर्जी के माध्यम से बनने वाला जो खाना है या सोलर एनर्जी से बनने वाला जो साधन है वो लॉन्ग टर्म में हम लोगों को फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये एक प्रकार से जन आंदोलन बनाने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स को यूज़ करने की जो है आवश्यकता है। और ये बहुत ज़्यादा खर्चीले भी नहीं है, केवल उस तरीके से सोचने की आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण को और इक्विपमेंट्स को उपयोग करके अपने दैनिक गतिविधि में यदि हम लोग इसको ढाल लेंगे तो निसंदेह ये एक जन आंदोलन के रूप में जो है कन्वर्ट होगा और यही अब समय की मांग भी है। मित्रों, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है और ये आज के समय की 21वीं सदी की डिमांड है कि हम सभी इसकी तरफ जाएं, न केवल स्वयं को बचाएं, अपने आने वाली पुश्तों को बचाएं, अपने पृथ्वी को बचाएं, अपने पर्यावरण को बचाएं और निश्चित रूप से इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। आदरणीय शर्मा जी, कपिल सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। मित्रों, पुनः मुलाकात होगी आपके साथ फिर किसी कार्यक्रम में और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।